लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 32 की, जो कि लेक्चर होगा हमारा 19। लेक्चर 18 तक हमने क्या कर रखा था, बात कर रखा था, जिसमें कि हमारे पास आर्टिकल 32 में क्या क्या राइट्स हैं, वो सारी चीजें हमने क्या कर रखा था, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखा था। आज हमने बात करनी है हेबस्कस कार्पस, मेंडमस, सेसराई, क्वो वारंटो और प्रोहिबिशंस, इनके बारे में बात करनी है। ठीक है, आज हमें इनके बारे में बात करनी है। अब हेबस्कस कार्पस क्या कहता है? हेबस्कस कार्पस ये है एक लैटिन टर्म, इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ, या फिर ब्रिंग द बॉडी, या फिर ब्रिंग द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ ए लेटर बिफोर इट। बेस कहने का मतलब है ये किसके अगेंस्ट किया जाता है? जिसमें इलीगल डिटेंशन हुआ है। मान लीजिए हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ रखा था कि हमारे पास अगर किसी ने इलीगल डिटेंशन है तो उसके परिवार वाले क्या कर सकते हैं? उसके परिवार वाले हेबस्कस कार्पस करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इशू करवा सकते हैं कि इसको इलीगल डिटेंशन किया है और उनके बॉडी को लाया जाए, या उनको लाया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए कि इनको क्यों डिटेंशन किया गया है, इनको क्यों डिटेंशन किया गया है। दैट मीन्स कि किसी को भी अगर इलीगली रिटेन किया गया है तो उसके परिवार वाले या उसके नॉन वाले क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? रिट्स दे सकते हैं हेबस्कस कार्पस का, और उनके डिटेंशन को क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं ये इलीगल है या इलीगल है। ठीक है, द कोर्ट देन एग्जामिन्स द काउज एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा? काउज और लीगलिटी ऑफ डिटेंशन को एग्जामिन करेगा ताकि क्या हो सके? फेयर चीजें हो सके। इट वुड सेट द डिटेंड पर्सन फ्री, या तो वो डिटेंड पर्सन को फ्री कर सकते हैं इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल। अगर इलीगल डिटेंशन है तो डिटेंड पर्सन को फ्री कर सकते हैं। दस दिस रिट्स इज बलवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। मींस अगर किसी का आर्बिट्री डिटेंशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है? ये सेफगार्ड कर सकता है। उसके बाद द रिट्स ऑफ हेबस्कस कार्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक ऑथोरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पब्लिक ऑथोरिटीज के अगेंस्ट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है। उसके बाद द रिट्स ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड वेयर डिटेंशन इज लॉफुल। उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते जहां पर डिटेंशन लॉफुल किया गया है, मीन्स कानून के अनुसार डिटेंशन किया गया है। दूसरा, द प्रोसीडिंग्स इज टू कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और द कोर्ट। यहाँ पर कंटेंट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं या कंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर कर रहे हैं तो वहां पर डिटेंशन हो सकती है। डिटेंशन इज बाय ए कंपिटेंट कोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिटेंशन हो सकता है। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर भी डिटेंशन हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट ये रिट्स काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद मेंडमस का लिटरली मीनिंग क्या है? मेंडमस का मीनिंग है वी कमांड। मेंडमस का लिटरली मीनिंग है वी कमांड। इसका मतलब ये है इट इज ए कमांड इशू बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिसर्स आस्किंग हिम और हर टू परफॉर्म हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही और शी हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। इसमें कोर्ट क्या कर सकता है? कमांड दे सकता है या एक इशू दे सकता है पब्लिक ऑफिसर्स को, उनको ये पूछने के लिए कि आप अपना काम को परफॉर्म करो, ऑफिशियल ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करो। जो भी इन ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे या परफॉर्मेंस नहीं दे रहे अपने ऑफिस में, उनको कमांड दे सकता है कोर्ट कि आप अपने ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करो। यह है मेंडमस। इट कैन आल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी। ये किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट इशू हो सकता है, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट इशू हो सकता है, इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट, मीन जो सुपीरियर कोर्ट है उसके नीचे जो कोर्ट है उसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। इन पर्पस के लिए जो ट्राइब्यूनल है या जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी इशू हो सकता है। ठीक है, द रिट्स ऑफ मेंडमस कैन नॉट बी इशूड, किसके लिए इशू नहीं हो सकता? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए। उसके बाद डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट पोसेस स्टैट्यूटरी फोर्स, इसके लिए इशू नहीं हो सकता। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, अपनी इच्छा के ऊपर हो, मैंडेटरी ना हो, उस टाइम पर भी ये इशू नहीं हो सकता, मेंडमस इशू नहीं हो सकता। उसके बाद टू इन्फोर्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नर्स, उनके अगेंस्ट क्या हो सकता है? ये रिट्स इशू नहीं हो सकता। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशियल कैपेसिटी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट
और एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी में जो एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में, उसके अगेंस्ट में ये इशू नहीं हो सकता। ये बात होगी मैंडामस की। अब आते हैं प्रोहिबिशंस की। प्रोहिबिशंस की लिटरली मीनिंग है टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या है? इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट। ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है, और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शंस और यूसर्पिंग ए जुरिडिक्शंस दैट इट डज नॉट पोसेस। मींस ये हायर कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट को एक एक मींस रिट्स देता है कि आप क्या कर सकते हो, आपका जो काम है आप वहीं तक कर सकते हो, अपने जुरिडिक्शंस के अंदर ही काम कर सकते हो। डायरेक्ट्स ए लोअर कोर्ट टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट लॉ प्रोहिबिट्स इट फ्रॉम डूइंग। दैट मींस कहने का मतलब है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इस बात से रोकता है जो उनके कानून में नहीं है। लोअर कोर्ट के जो कानून में नहीं है वो हायर कोर्ट रोकता है उनको वो करने से, आप ये चीजें नहीं कर सकते, ये आपके जुरिडिक्शंस में नहीं आता या ये आपके कानून के अनुसार नहीं आता। तो हायर कोर्ट क्या करता है, इन बात को रोकता है लोअर कोर्ट को कि आप अपने अपने तक ही काम करो, आपका जुरिडिक्शन जहां तक है आप वहां तक काम करो, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, इस बात से रोकता है। ठीक है। Thus, unlike mandamus that directs activity and prohibition directs inactivity, मीन्स mandamus के अकॉर्डिंग क्या है, वो एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है और प्रोहिबिशंस क्या करता है, इनएक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। द writs of prohibitions can be issued only against judicial and quasi judicial authority। सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के लिए ये इशू किया जा सकता है प्रोहिबिशंस। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडी। ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज के लिए ये इशू नहीं किया जा सकता। अब आते हैं ससरारी। ससरारी में क्या है? ससरारी में है, लिटरल से इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका क्या मीनिंग है? टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। इट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू क्वाश द ऑर्डर पास्ड बाय द लेटर इन ए केस। मींस उस ऑर्डर को क्या करना है? क्वाश करना है। उस ऑर्डर को क्या करना है? आइदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लेटर और इटसेल्फ और टू क्वाश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन ए केस। मींस कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर इशू हुआ है या जो ऑर्डर इशू होने वाला है, या तो उस केस को आप ट्रांसफर कर दो अपर कोर्ट को, हायर कोर्ट को, या तो फिर जो ऑर्डर आपने इशू किया है उसको क्वाश कर दो, उसको नष्ट कर दो। ये सरसरारी का काम है, मींस प्रिवेंटिव काम है। प्रिवेंटिव काम करने का मतलब एक तो रोक दिया कि आप ये इन चीजों को ऑर्डर नहीं कर सकते, या आपके जुरिडिक्शंस के अंदर नहीं आता। दूसरा क्या है? क्यूरेटिव का क्या मतलब है कि जो आपने केस को ट्रांसफर किया उसको क्योर कर देना है। जो आपने केस को ट्रांसफर किया है हायर कोर्ट में उसको क्या करना है? उसको क्योर करना है। इसलिए इसका दोनों काम है, प्रिवेंटिव भी और क्यूरेटिव भी। मींस ये क्या करता है? ये लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देता है कि आप इस केस को मेरे पास ट्रांसफर कर दो, या तो फिर जो आपने ऑर्डर दिया है उसको स्क्वाश कर दो, उसको खत्म कर दो। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शंस और लैक ऑफ जुरिडिक्शन। ये कब दिया जाता है? जहां पर जुरिडिक्शन एक्सेस हो गया, जहां पर उसका जुरिडिक्शन है नहीं लेकिन फिर भी वहां काम कर रहा है, या तो जहां उसका जुरिडिक्शन है और वो काम नहीं कर रहा। दोनों जगह पे काम करता है, जहां पर एक्सेस कर रहा है वहां पर भी और जहां पर नहीं कर रहा वहां पर भी। ठीक है। दस लाइक द रीट्स ऑफ प्रोहिबिशन, द रीट्स ऑफ सर्सरारी इज आल्सो जुरिडिक्शंस रीट्स। इसलिए रीट्स ऑफ प्रोहिबिशन क्या है? ये प्रोहिबिशंस की तरह ही क्या है? रीट्स ऑफ सर्सरारी ये भी जुरिडिक्शनल राइट है, रीट्स है। However, they are issued at different stage of proceedings before a lower court or tribunal। जबकि ये क्या है? डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स में पेश किया जाता है, या लोअर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल पे डिफरेंट स्टेज पे प्रोसीड्स किया जाता है। द प्रोहिबिशंस इज इशूड बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड फॉर स्टॉपिंग द फर्दर कंटिन्यूअंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। मींस ये क्या है? प्रोहिबिशंस को कब इशू किया जाता है? जब फाइनल ऑर्डर पास किया। फाइनल ऑर्डर को स्टॉप करने के लिए क्या करता है? ये ससरारी को पास किया जाता है, सॉरी प्रोहिबिशंस को पास किया जाता है। वेयर एज ससरारी इज इशूड आफ्टर द फाइनल ऑर्डर। जहां पर कि ससरारी क्या कब इशू किया जाता था? आफ्टर द फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर के बाद इशू किया जाता था ससरारी को। लेकिन ये जो प्रोहिबिशंस है उसको बिफोर, इसको पहले, मींस बिफोर द फाइनल ऑर्डर इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको इशू किया जाता है प्रोहिबिशंस को।
Like prohibition, certiorari can be issued only against the judicial and quasi-judicial authority. सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज को ही क्या कर सकते हैं, ये इशू कर सकते हैं. सिमिलरली द सर्सरारी इज आल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडी. इन सब के लिए ये इशूड नहीं हो सकता, इन सब के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता क्या, सर्सरारी. अब आते हैं हम लोग को वारंटो पे. को वारंटो का मतलब है इन द लिटरल सेंस इट मींस बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट, किस ऑथोरिटी से या किस वारंट से आपने हमारे ऊपर इंक्वायरी किया. ठीक है. इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस. पब्लिक ऑफिस में जो पर्सन क्लेम कर रहा है उसके लीगैलिटी को चेक करने के लिए कि क्या वो लीगल चीजें हैं या फिर नहीं है. हेंस इट प्रिवेंट्स इलीगल अनसर्प्रेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन. इसलिए क्या है, ये क्या करता है, इलीगल चीजों को पब्लिक ऑफिस, कोई भी पर्सन क्या करता है, कोई भी पर्सन इलीगली कोई पब्लिक ऑफिस में नहीं जा सकता. क्या उस पर्सन के पास लीगलिटी है उस ऑफिस में बैठने के लिए? क्या जो भी पर्सन अगर किसी ऑफिस में बैठ रहा है उस ऑफिस के लिए उस पर्सन के पास लीगल चीजें हैं या लीगल के थ्रू आया है वो उस ऑफिस में बैठने के लिए? इस बात को चेक करता है कौन, को वारंटो. द रिट्स कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ ए परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कब इशू हो सकता है ये रिट्स, जब किस केस में, जहां पर पब्लिक ऑफिस को परमानेंट कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया गया है या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया है, तभी वो ये रिट्स को अप्लाई कर सकता है. ठीक है. इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस. मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में ये इशू नहीं होगा. These writs can be sought by any public-minded persons and not necessarily by the aggrieved persons. ये writs को कौन देख सकता है, जो public-minded persons है वो देख सकता है, ना कि ये जरूरी नहीं है कि aggrieved persons ही देखे, ये public-minded जो persons है वो देख सकता है. ठीक है. एक थोड़ी सी टॉपिक रह गई है हमारे पास कि जो अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका क्या सिचुएशन है. अभी के टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका क्या सिचुएशन है, एक बार ये हाँ, प्रेजेंट पोजीशंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी ये देख लेते हैं एक बार. ये छोटा सा टॉपिक है. प्रेजेंट पोजीशन में राइट टू प्रॉपर्टी का क्या चीजें हैं, क्या चल रही है. प्रेजेंट पोजीशन में ओरिजिनली द राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3. पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स था 7 फंडामेंटल राइट्स में से. It was dealt by Article 19 Clause 1 F and Article 31. Article 19 Clause 1 F guaranteed to every citizen the right to acquire, hold and dispose of property. Article 19 Clause 1 सब क्लॉज F क्या गारंटी देता था कि प्रत्येक सिटीजन के पास क्या है, लैंड को एक्वायर करने की, होल्ड करने की और डिस्पोज करने की क्या है उसके पास अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है. Article 31 on the other hand guaranteed to every person whether सिटीजन्स और नॉन सिटीजन, चाहे वो सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स हो, क्या गारंटी देता है आर्टिकल 31, राइट अगेंस्ट डिप्रेवेशन ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी. मींस उसके अगेंस्ट में कोई भी क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट में कोई भी डिप्राइव नहीं हो, उसके प्रॉपर्टी को कोई भी छीन नहीं सकता. ये आर्टिकल 31 कह रहा था. इट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. जो लॉ के अथॉरिटी में आते हैं उसके अलावा कोई भी आदमी क्या कर सकता है, कोई भी लोग उसके प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकते. It empowered the state to acquire or requisitions the property of a person on 2 conditions. दो कंडीशंस पे स्टेट क्या कर सकता था, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता था. किस दो कंडीशन पे, पहला है पब्लिक पर्पस. इट शुड बी फॉर पब्लिक पर्पस. अगर कुछ चीजें पब्लिक पर्पस के काम में करना है तो क्या हो सकता है, वो लैंड को एक्वायर कर सकते हैं या प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं. दूसरा क्या है, इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन अमाउंट टू द ओनर. मीन्स वो क्या कर सकते हैं, वो ऑनर को पेमेंट करके ले सकते हैं, मीन्स खरीद सकते हैं. क्लियरली सरकार अगर किसी को काम करना है तो वो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी को, ना कि उससे ले सकते हैं. ठीक है. ये बातें हुई थी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में. ठीक है. सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन मोस्ट कंट्रोवर्शियल. फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल रहा जब से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ. इट हैज काउस्ड कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट. इसके कारण क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में क्या हुआ, कन्फ्रंटेशन होना शुरू हुआ.
उसमें से क्या हुआ, इट हैज लेड टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, दैट इज फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 25th, 39th, 40, 42nd अमेंडमेंट। मीन्स ये सारा चीज क्या हुआ, इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के अंदर जब डिस्कशन होना शुरू हुआ, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, फोर्थ, सेवंथ, 25th, 39, 40 और 42nd अमेंडमेंट हुआ। Through this amendment, Article 31A, 31B, and 31C have been added and modified from time to time to nullify the effect of Supreme Court judgment and to protect certain law from being challenged on the grounds of contraventions of fundamental rights. That means Article 31A, 31B और 31C को क्या कर दिया गया, एड किया गया और मॉडिफाई किया गया टाइम टू टाइम टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई कर सके। ठीक है। Most of the litigation centered around the obligations of the state to pay compensation for acquisitions or requisitions of private property. Most of चीजें क्या हो रही थी कि क्या होना चाहिए कि जो भी लैंड एक्वायर हो रही है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उसका क्या करो, उसका पैसा दे दो या फिर उसका क्या करो, उसका कंपनसेशन दे दो। Therefore, 44th Amendment Act 1978 abolished the right to property as a fundamental right by repealing Article 19 Clause 1 subclause F and Article 31 from Part 3. Means Article 31 means 44th Amendment Act 1978 के अकॉर्डिंग क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, बाय रिपेलिंग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड आर्टिकल 31 फ्रॉम पार्ट 3। आर्टिकल 31 और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F को क्या कर दिएगा, रिपेल कर दिएगा फंडामेंटल राइट से। इन स्टेड द एक्ट इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। पार्ट 12 में एक आर्टिकल क्या डाला, आर्टिकल 300A अंडर द हेडिंग राइट टू प्रॉपर्टी। किसके हेडिंग, राइट टू प्रॉपर्टी के हेडिंग में क्या डाला, आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। इट प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसमें क्या बोला गया, किसी भी पर्सन को उसके प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते। Thus, the right to property still remains a legal rights और a constitutional rights। इसलिए right to property अभी भी legal rights है और constitutional rights है, लेकिन क्या है, अभी fundamental rights नहीं है, ये fundamental rights नहीं है। It is not a part of the basic structure of the constitutions। और right to property क्या है, not the part of basic structure of the constitutions। Thus, the right to property as a legal rights as distinct from the fundamental rights has the following implications। Means right to property क्या है, अब legal rights है, fundamental rights नहीं है। उसका क्या क्या implications है, उसका implications है it can be regulated, that is curtailed, abridged or modified without constitutional amendment by an ordinary law of the parliament। पार्लियामेंट के ऑर्डिनरी लॉ से ही क्या हो सकता है, वो मॉडिफाई किया जा सकता है, कर्टेल्ड किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। मीन्स ऑर्डिनरी लॉ से ही या ऑर्डिनरी लॉ से ही बिना अमेंडमेंट के, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को। इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शंस बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शंस। ये क्या करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट क्या कर सकता है, बचा सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट नहीं बचा सकता। ठीक है। इन केस ऑफ वायलेशंस के केस में द एग्रीड पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। अगर किसी केस में वायलेट हो रहा है तो जो भी अफेक्टेड पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अब क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट्स है। ठीक है, इसलिए वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर सकता। ठीक है। फॉर इट्स इन्फोर्समेंट ही और सी कैन मूव द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। वो हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्वाजिशंस और रिक्विजिशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। इस बात का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये बातें होगी हमारी 31A, 31B और 31C। कौन करेगा, ये करेगा
व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी। अब हम लोग ये आर्टिकल 31, 31A, 31B और 31C हम लोग कब डिस्कस करेंगे, हम लोग नेक्स्ट आगे चल के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।